कभी एक ऐसी खोई हुई दुनिया के बारे में सोचा है जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी? चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसी सभ्यता को कैसे खोजा जाए जो हजारों सालों से रेत के नीचे दबी हुई हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि यहीं से सिंधु घाटी की अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है। हर महान रहस्य एक नाम से शुरू होता है, लेकिन इस सभ्यता के मामले में तो एक नहीं बल्कि तीन तीन नाम हैं। तो चलिए पहले पहचान की इस पहेली को ही सुलझाते हैं। सिंधु, सिंधु घाटी, हड़प्पा, ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं हैं, बल्कि ये अपने आप में सुराग हैं। हर एक नाम हमें इस विशाल सभ्यता की जड़ों के बारे में और इसकी खोज कैसे हुई इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। तो आखिर हम इतिहास में कितने पीछे की बात कर रहे हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि यह सभ्यता कांस्य युग की एक असली महाशक्ति कैसे थी। जरा सोचिए, जिस दौर में मिस्र के पिरामिड अभी काफी नए थे, उस वक्त सिंधु घाटी में शहर फल फूल रहे थे। रेडियो कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि इनका सुनहरा दौर लगभग 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच था, मतलब शहरी विकास के लगभग 700 साल। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सिंधु घाटी के लोग अपना इतिहास खुद नहीं लिखते थे, या यूं कहें कि हम आज तक उनकी लिखाई को समझ ही नहीं पाए हैं। तो हम उनके बारे में जानते कैसे हैं? उनके पड़ोसियों से, जैसे मेसोपोटामिया के लोगों के लेखों से। आद्य ऐतिहासिक होने का मतलब यही है, मतलब इतिहास में एक ऐसे किरदार की तरह जिसका जिक्र दूसरों की कहानियों में तो मिलता है, पर जिसकी अपनी आवाज़ हम सुन नहीं पाए। और ये किरदार एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत, शहरी और कांस्य युगीन समाज था। अक्सर हम सोचते हैं कि ये प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे से कटी हुई थीं, लेकिन सिंधु घाटी के लोग अकेले बिल्कुल नहीं थे। असल में वे प्राचीन दुनिया के वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पुराने जमाने की सुपर पावर्स का एक क्लब था। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थी जहां व्यापार, विचार और संस्कृति का लेनदेन होता था। ये हैं कांस्य युग के वो बड़े नाम: सिंधु, दजला, फुरात, नील, पीली नदी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये सभी महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपीं। नदियां ही तो इनकी लाइफलाइन थीं, व्यापार का रास्ता, भोजन का स्रोत और नए विचारों का केंद्र। अब चलिए कहानी में हजारों साल आगे चलते हैं। वो शहर रेत के नीचे खो गए हैं और सभ्यता को लगभग भुला दिया गया है। फिर 20वीं सदी में एक ऐसी खोज होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये दो नाम याद रखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ये वो लोग थे जिन्होंने इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की इनकी खोजों ने एक पूरी भूली बिसरी दुनिया को सामने ला खड़ा किया और भारत के इतिहास के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई। अगर अब तक की बातें प्रभावशाली लगीं, तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हम जो जानने वाले हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी विशाल थी, वो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। तो सवाल सीधा है, आखिर ये कितनी बड़ी थी? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें आज का पूरा पाकिस्तान, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा और यहां तक कि अफगानिस्तान और ईरान के भी कुछ हिस्से आ जाएंगे। चलिए दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत का गेंडोर तक। जरा सोचिए कितनी अलग अलग तरह की जमीन और मौसम रहे होंगे इस एक सभ्यता के अंदर। इस एक बात पर जरा रुक कर सोचते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय की दो सबसे बड़ी ताकतों मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें, तब भी उनसे बड़ी थी। कि ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी पहेली की तरह समझिए। एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़ों को हमारे पुरातत्वविदों ने 20वीं सदी में आकर धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। तो इस खोई हुई दुनिया का पहला बड़ा सुराग क्या था? वो था इन शहरों का मिलना, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़े और एकदम सुनियोजित शहर। इससे ये तो साफ हो गया कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक विशाल सभ्यता थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी।
तो ये शहर मिल गए, पर कहानी तो अब शुरू होती है। आखिर इन शहरों से हमें पता क्या चला? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें देखना होगा उन सुरागों को, उन चीजों को जो पुरातत्वविदों को खुदाई में जमीन के नीचे से मिली। इन जगहों को हम इतिहास का एक क्राइम सीन समझ सकते हैं, जहां मिली हर एक चीज एक जरूरी सबूत है। चाहे वो हड़प्पा में मिली मोहरें हों, मोहनजोदाड़ो का वो मशहूर विशाल स्नानागार हो, या फिर लोथल का बंदरगाह, हर खोज ने हमें उनकी दुनिया में झांकने का एक और मौका दिया और ये समझने में मदद की कि आखिर ये लोग थे कौन। और बात जब मोहरों की हो रही है तो इस एक सींग वाले जानवर को देखिए। इसे एक श्रृंगी पशु भी कहते हैं। ये इनकी मोहरों पर बार बार मिलता है, और सच कहूं तो ये इस सभ्यता के सबसे जाने माने और सबसे रहस्यमयी प्रतीकों में से एक है। ये आखिर था क्या? कोई देवता? कोई मिथक? ये सवाल आज भी पुरातत्वविदों को परेशान करता है। और फिर मिली ये छोटी सी मूर्ति। ये सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की है, लेकिन इसे महज कांसे का एक टुकड़ा समझना भूल होगी। ये छोटी सी मूर्ति हमें उनके समाज, उनकी कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये दिखाती है कि वो लोग सिर्फ माहिर कारीगर ही नहीं थे, बल्कि उनमें कला और सुंदरता की एक गहरी समझ भी थी। कमाल है ना? तो ठीक है, हमारे पास अब काफी सुराग हैं। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर तस्वीर बनती कैसी है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो एक ऐसे समाज की छवि सामने आती है जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। सबसे पहले तो इनकी शहर बनाने की प्लानिंग देखिए, कमाल की थी। उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह एकदम ग्रिड सिस्टम पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। और सुनिए, हर घर में अपना बाथरूम था और पानी निकालने का इतना बढ़िया सिस्टम, मतलब आज से 4,500 साल पहले। इस तरह की प्लानिंग साफ साफ इशारा करती है कि कोई मजबूत केंद्रीय व्यवस्था रही होगी। वाकई उस जमाने के हिसाब से तो ये अविश्वसनीय है। और इनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं था। जरा मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार को ही देख लीजिए। लगभग 12 मीटर लंबा ये कोई मामूली तालाब नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक ढांचा था जो शायद किसी खास धार्मिक मौके या सामाजिक समारोह के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये उनकी मिलकर काम करने की काबिलियत का एक शानदार सबूत है। और सिर्फ इमारतें ही क्यों, इनकी सड़कें भी कुछ कम नहीं थीं। जो मुख्य सड़कें थीं, जिन्हें राजपथ भी कहा गया है, वो पता है कितनी चौड़ी थीं? 10 मीटर। आज के ज़माने में भी ये काफ़ी चौड़ी सड़क मानी जाएगी। ये फिर से उसी बात को पुख्ता करता है कि वो लोग बड़े पैमाने पर सोचते थे और उन्हें एक व्यवस्थित, प्लान किया हुआ जीवन पसंद था। अच्छा, ये तो हो गई शहर और इमारतों की बात। पर ये लोग खाते क्या थे? उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी? तो देखिए, वो मुख्य तौर पर गेहूं और जौ खाते थे। लेकिन फिर लोथल जैसी जगहों पर चावल के दाने भी मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि या तो समय के साथ उनका खानपान बदला, या फिर शायद उनका दूसरे इलाकों से व्यापार होता था जहां चावल उगता था। और जो भी सबूत मिले हैं वो एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करते हैं जो काफी व्यवस्थित था। ऐसा लगता है कि समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। शायद पुरोहित रहे होंगे, व्यापारी थे, कारीगर और मजदूर भी थे। मतलब हर किसी का अपना एक खास काम था, अपनी एक भूमिका थी। ये एक कॉम्प्लेक्स लेकिन वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी की निशानी है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना उससे एक तस्वीर तो बन जाती है ना? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि इस सभ्यता से जुड़े अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक इतनी महान, इतनी विकसित सभ्यता और उसकी भाषा, उसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इस पहेली को सुलझाएं कहाँ से? सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये लोग रहते कैसे थे, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका कामकाज कैसा था। हमें जो सुराग मिले हैं, चलिए उन्हें एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनकी समृद्धि की कहानी क्या कहती है। तो देखिए, इस पूरी सभ्यता की बुनियाद थी खेती-बाड़ी पर, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। वो लोग सिर्फ गेहूं और जौ ही नहीं उगाते थे, बल्कि कपास, मटर, तरबूज। मतलब उनका खान पान काफी मजेदार रहा होगा। और हमें ये पता कैसे चला? इसका सबूत मिला है कालीबंगन में, एक जुता हुआ खेत। इससे ये पता चलता है कि हजारों साल पहले ही उन्हें हल का इस्तेमाल करना आता था। कमाल है। पर बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं थी। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, ये तो कमाल के कारीगर भी थे। जरा सोचिए उन हाथों के बारे में जिन्होंने हजारों साल पहले इतने खूबसूरत मनके और गहने बनाए होंगे, जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है।
और मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते थे, बल्कि इनकी डिमांड, इनकी मांग दूर दूर के देशों तक थी। और यहीं से तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उनका जो ट्रेड नेटवर्क था ना, वो तो बस कमाल ही था। वो सिर्फ अपना सामान बेचते नहीं थे, बल्कि बाहर से मंगवाते भी थे। जैसे तांबा आता था खेतरी और ओमान से, सोना चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, और तो और लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर मेसोपोटामिया से आता था। सोचिए, उस जमाने में इतने मजबूत इंटरनेशनल कनेक्शंस थे उनके। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये सारा लेन देन होता कैसे था? क्या उनके पास सिक्के थे? नहीं, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। सारा का सारा व्यापार होता था बार्टर सिस्टम से, मतलब सामान के बदले सामान। बहुत सीधा साधा लेकिन बेहद कारगर तरीका था ये। लेकिन अब एक और सवाल, जब सिक्के ही नहीं थे तो किसी भी सौदे में ईमानदारी कैसे रखी जाती होगी? यहीं पर उनकी समझदारी और इंजीनियरिंग का लोहा मानना पड़ता है। उन्होंने वजन और माप का एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रखा था, जो 16 के अनुपात पर आधारित था। इससे ये पक्का हो जाता था कि किसी भी सौदे में कोई गड़बड़ ना हो। क्या जबरदस्त सिस्टम था! तो हमने उनकी अर्थव्यवस्था को तो समझ लिया, पर पैसा व्यापार ही सब कुछ तो नहीं होता। चलिए अब उनके जीवन के दूसरे पहलुओं को देखते हैं। उनकी आस्था क्या थी, उनके विश्वास क्या थे, वो जो चीजें पीछे छोड़ गए हैं, उनसे हमें उनकी संस्कृति और उनके मन की दुनिया में झांकने का एक मौका मिलता है। जो मूर्तियां और मोहरें मिली हैं, वो उनकी धार्मिक दुनिया की एक झलक दिखाती हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। एक तरफ मातृदेवी की पूजा होती थी, यानी धरती को मां माना जाता था, तो दूसरी तरफ पशुपति की मोहर मिली है, जिसे कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जानवरों में कुबड़ वाला बैल और पेड़ों में पीपल उनके लिए खास तौर पे पवित्र थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली बात सामने आती है। इतनी गहरी धार्मिक आस्थाओं के बावजूद आज तक वहां एक भी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। जीरो। ये बात उन्हें मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी दूसरी बड़ी सभ्यताओं से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो फिर सवाल ये है कि वो पूजा करते कहाँ थे? क्या उनके समाज में मंदिर और पुजारियों जैसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और उनकी धार्मिक दुनिया इससे भी कहीं ज्यादा गहरी थी। लिंग पूजा के भी सबूत मिले हैं, और कई जगहों पर ऐसे तावीज मिले हैं जिनसे लगता है कि शायद जादू टोने में भी उनका विश्वास रहा होगा। मतलब उनका जो पूरा विश्वास तंत्र था, वो काफी मिला जुला और गहरा था। अब बात करते हैं उनके अंतिम संस्कार के तरीकों की, जो हमें उनकी सोच के बारे में और भी बताता है। हमें 3 अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पर पूरे शव को दफनाया गया है, कुछ में सिर्फ आंशिक दफन हुआ है, और कुछ जगहों पर दाह संस्कार के बाद राख को दफनाया गया है। ये विविधता क्या दिखाती है? यही कि ये एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसमें शायद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं साथ साथ चल रही थी। और अब आते हैं हम उस सबसे बड़ी पहेली पर, वो चीज जो इस सभ्यता को आज भी इतना रहस्यमयी बनाए हुए है, और वो है उनकी लिखाई, उनकी लिपि। ये उन प्रतीकों में बंद एक ऐसा खामोश पैगाम है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, सुन नहीं पाए हैं। तो ये सिंधु लिपि है क्या? असल में ये एक चित्रात्मक लिपि है। मतलब इसमें क, ख, ग जैसे अक्षर नहीं होते थे। इसकी जगह पर छोटे छोटे चित्र और निशान होते थे। हर निशान का अपना एक मतलब होता था, या तो वो किसी चीज को दिखाता था या फिर किसी आवाज को। कह सकते हैं कि हर निशान अपने आप में एक छोटा सा राज है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता। भाषा के जानकारों ने कुछ गुत्थियां सुलझाई हैं। जैसे ये पता चल चुका है कि ये लिपि हमारी तरह लेफ्ट टू राइट नहीं, बल्कि राइट टू लेफ्ट, यानी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये भी पता है कि इसमें करीब 64 मूल निशान थे, जो आगे चलकर 250 से 400 तक हो गए। लेकिन, और यही तो सबसे बड़ी बात है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे लिए आज भी एक रहस्य है। हम उनके लिखे हुए शब्द देख तो सकते हैं, पर उन्हें पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो चलिए अब उन असली खोजों की बात करते हैं, उन जगहों और चीज़ों की जो हमें इस महान सभ्यता के बारे में बताती हैं। ये वो ठोस सबूत हैं जो हमें ज़मीन के नीचे से मिले हैं। चलिए कुछ सबसे ज़रूरी खोजों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल अन्नागार, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रेनरी, जो शायद उस समय की सबसे बड़ी इमारत थी।
या फिर गुजरात, जहां आज तक सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स मिली हैं। लोथल को कैसे भूल सकते हैं, जो एक बड़ा पोर्ट था, एक बंदरगाह, और जहां चावल का पहला सबूत मिला। और जरा इसका फैलाव सोचिए, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक ये सभ्यता कितनी विशाल थी। यकीनन उस समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक।